हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 21। जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं उनको सभी को पता होगा कि आज हम कौन सी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और किस क्वेश्चन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं कनेक्टेड हैं पहले से उनको भी मैं बता देती हूँ। आपका सब्जेक्ट है ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, DL फर्स्ट सेमेस्टर का राजन की आपकी सीरीज़ चल रही है। कुछ कोर्सेज़ मैंने आपके कवर करा दिए हैं। ठीक है, हाँ, कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनका कोर्स कंप्लीट करा दिया है मैंने। अगर आपने उनको वॉच नहीं किया है जाकर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे पहले से वॉच कर लिए हैं वेल एंड गुड है, आप लोग अपना रिवीजन लगाते रहिए। आपकी क्लासेस काफ़ी तेज़ी से होंगी इस टाइम। ठीक है, बीच में कई दिन का गैप हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी आपका कोर्स कवर करा दूँ। बाकी सब्जेक्ट की अभी फ़िलहाल आपकी जो क्लास है वो एक ही सब्जेक्ट की चल रही है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी क्लास को, जो आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, दिन में आपकी 2 से 3 क्लास आपकी अपलोड कर दूँ, जल्दी से इसका सिलेबस कवर करा दूँ ताकि हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकें। क्लियर सभी को भाई? हाँ, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, मान लीजिए मैं आपके 3-4 सब्जेक्ट चला देती हूँ और सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उससे भी क्या ही बेनिफिट होने वाला है। पहले हम एक सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। वैसे आपके अब 2 ही 3 कोर्स बचे हैं, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट, सॉरी। एक तो आपका बचा है मैथ्स और एक बचा है संस्कृत और एक बचा है हिंदी। ठीक है, मैथ्स और संस्कृत बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है आपका, कह दो कि DL के लिए। बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो उन क्लासेस को हम बाकी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करके उसको बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, और पूरा फोकस करते हुए आपकी वो क्लास की जाएंगी। आप लोग भी उन पर पूरा ध्यान दीजिएगा, इतना हल्के में मत लीजिए। आपका संस्कृत और मैथ सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की इसमें। चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबकी हेल्प हो सके। जो नए कनेक्ट हुए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आज का 21, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। देखो, बाल केंद्रित क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और शिक्षक केंद्रित क्या होता है? टीचर सेंटर्ड। तो सबसे अच्छा कौन सा है? आज के टाइम में सबसे अच्छा माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है? वैसे इन दोनों में अंतर आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल डिक्टो इसी की लैंग्वेज लिखनी है, नहीं। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि विस्तृत सामाजिक संदर्भों में अधिगम और 4 दीवारी के बाहर सीखना। बिल्कुल, 4 दीवारी के अंदर सीखना क्या कहलाता है? शिक्षण केंद्रित शिक्षण। दूसरा है बालक की स्वतंत्रता और स्वायत्तता। चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होती है? बच्चे को पूरा फ्रीडम होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। शिक्षक का निर्णय और निर्देश सर्वोपरि होता है। देखो, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करती थी वो पुराने टाइम में हुआ करती थी, जब सिर्फ टीचर आया, क्लास में लेक्चर दिया उसने और चला गया। ठीक है, काम ख़त्म। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है और ना ऐसा कभी होना चाहिए। अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल और अनुशासनात्मक, यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन हुआ करता था। बहुविध अनुभव और यहाँ पे रैखिक अनुभव। लीनियर मतलब सिर्फ ये लीनियर लाइन है और इसका पोल कौन है? एक टीचर है। ठीक है, ये बहुविध है, इसमें दोनों होते हैं, टीचर भी होता है और स्टूडेंट भी होता है। सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी और निष्क्रिय प्रभाव में अधिगम। ठीक है, आज के टाइम में जो है बच्चे को पूरा फ्रीडम दिया जाता है। टीचर एज अ गाइडर उसकी हेल्प कर सकता है। टीचर को हक नहीं है कि उसको बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको दबाएं या उसको बिठा दें, नहीं। आज के टाइम में जो आपकी एजुकेशन है वो प्रॉपर क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चे की नीड को, बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को, बच्चे के लेवल को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं और प्रयोग प्रदर्शन करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब देखो क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। सबसे पहला तो दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग है वो उचित प्रकार से करना चाहिए। दूसरा, यंत्रों के उपयोग का सही प्रकार से ज्ञान देना चाहिए। मित व्ययिता के साथ प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, मित व्ययिता होती है कि वो आपके बजट के अंदर हो, ज़्यादा महंगा ना हो। फोर्थ है आपका पॉइंट, प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण को बहुत सावधानी से पाठ की प्रभावात्मकता को बनाए रखना चाहिए। पाठ ऐसा ना हो कि बच्चों को बोरिंग लगने लगे और आप लोग पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों से कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रखिए पाठ के बीच में, लाइक उसको स्टोरी सुनाइए, ब्लैक बोर्ड पे कुछ पॉइंट हाईलाइट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर छात्रों को देखकर प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए। प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र की प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है, समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब देखो जो डाल्टन योजना है ये किसने दी है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ इसको। तो डाल्टन योजना की विशेषताएं हैं कि एक तो बच्चों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है, ठीक है। बच्चों को जो है किस चीज़ से फ्री रखा जाता है, एग्जामिनेशन के प्रेशर से। दूसरा है कि इस विधि में बालकों को उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है, सेल्फ डिपेंड बन सकें। नेक्स्ट है, इस योजना के अनुसार विभिन्न योग्यता, बुद्धि स्तरों और रुचियों के छात्र अपनी इच्छा, सुविधा और गति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ग्राम शिक्षा समिति क्या है, इसके कार्य को समझाइए। अब देखो जो ग्राम शिक्षा समिति है इसका जो गठन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है, ठीक है। और ये 1986 में इसका सुझाव दिया गया था इसको गठित करने का। और जो ग्राम शिक्षा समिति है विद्यालयों को समुदाय से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है, ठीक है। ये स्कूल को कम्युनिटी से जोड़ता है, लिंक करता है। ग्राम शिक्षा समिति एक वैधानिक संस्था है जो विद्यालय प्रबंधन में अपना दायित्व निभाती है। ग्राम शिक्षा समिति की गठन जो है गठन प्रक्रिया इसकी देखो ये दी गई है। ग्राम प्रधान कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो प्रधान अध्यापक होते हैं वो होते हैं सदस्य सचिव, और 3 अभिभावक होते हैं, इसमें से एक सदस्य महिला होनी ज़रूरी है। इन सदस्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित करता है, ठीक है। कौन चुनता है इनको? बेसिक शिक्षा अधिकारी, BSA, ठीक है। अब ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या हैं? सबसे पहला है अकादमिक कार्य। अब इनके कार्य होते हैं, विद्यालयों को समुदाय से जोड़ने में ग्राम शिक्षण समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ही क्या है ग्राम शिक्षा समिति की, कि स्कूल से कम्युनिटी को जोड़ना है। नेक्स्ट है फिर गांव के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए गांव को प्रेरित करना है, गांव के लोगों को, ठीक है। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या करना है, गांव के लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है फिर विद्यालय में नामांकन, ठहराव और संप्राप्ति को प्राप्त करने में घर घर का सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है। पिछड़े वर्ग के विकलांग और बालिकाओं का नामांकन कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर विद्यालय संबंधी कार्य क्या होते हैं इनके, ये तो बात हुई कम्युनिटी के कार्य, ठीक है। अब विद्यालय संबंधी कार्य हैं भौतिक संसाधन जुटाने में, भवनों के निर्माण मरम्मत कराने में, और शौचालय और हैंडपम्प लगवाने में, ठीक है। थर्ड होता है इसके वित्तीय कार्य, जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। वित्तीय संसाधन जुटाने और सदुपयोग करने के लिए, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, पोषाहार, छात्रवृत्ति वितरण के लिए, अनुदान को व्यय करने के लिए, जो भी आपका ग्रांट सिस्टम है, ग्रांट इन एड है ना, सरकार के द्वारा या फिर बाकी सोर्सेज से जो सहायता दी जाती है फाइनेंशियली, उनको खर्च किस तरीके से करना है, ये भी इसी का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए भाई बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, कब की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। एक तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो काफ़ी बड़ी, ये 2 पेज का आंसर है आपका यहाँ पर, लेकिन आपको 2 मार्क्स का आपका मैक्सिमम आपको लिखना होता है, तो 2 मार्क्स में आपको 2 पेज लिखने की नीड नहीं है। आपको मेन पॉइंट लिखनी है। 5 से 6 पॉइंट आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिख देंगे, इतना इनफ है। लेकिन पढ़िए सभी कुछ, इसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट तो सभी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है? तीसरी। इससे पहले 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली, और वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति बनाई गई थी। ठीक है, जिसको 1992 में क्या कर दिया गया था? संशोधित। उसमें संशोधन करके जून 2017 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति गठित की। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन। ठीक, जिसने मई 2019 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रदान की। अब देखो, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर? और दूसरी बात ये कही गई है कि शिक्षा पर जो कुल हमारा GDP है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। तीसरी बात बोली गई है, पहले 10+2 सिस्टम हुआ करता था। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये बोली है कि 5+3+3+4 का पैटर्न निर्धारित किया गया है। ठीक है, फिर आगे इन्होंने बोला है कि प्रथम जो 5 वर्ष है वो बच्चे के 3 साल तो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के हों, और जो 2 साल है वो पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई हो। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि 5 वर्ष के पहले, 5 वर्ष मतलब जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 5 साल से, तो उसमें उसके 3 साल तो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के हो जाएंगे और 2 साल हो जाएंगे उसके पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई। इसके बाद तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा, 9वीं से 12वीं कक्षा के 3 स्तर रहेंगे। क्लियर? और तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10वीं 12वीं की बोर्ड जारी रहेगा। कक्षा 9 से आपको विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। कक्षा 9 से आप अपनी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि CBSE में तो पहले से ही होता आया है कि बच्चा जो है वो 10th तक उसके सेम सब्जेक्ट होते हैं सभी के लिए। 11th में आकर उसको क्या करनी होती है? स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। लेकिन यूपी बोर्ड में पहले से सिस्टम है कि 9th से उसको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप सभी के लिए होगा। आगे है फिर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे वर्ष में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। इस दौरान स्थानीय कारोबारी शिल्पकारों के पास इंटर्नशिप कराई जाएगी। स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए SSA कमेटी है, इसको गठित किया जाएगा। और राज्यों की विशेषता जानकारी के आधार पर सभी राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे और स्थानीय भाषाओं में स्कूली पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर फोकस रहेगा कि जो बच्चे की बुक हो वो स्थानीय लैंग्वेज में हो। ठीक है, स्थानीय भाषा में हो, और बस्ते का जो बोझ हो वो कम किया जाए। नई नीति के अंतर्गत बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय संस्कृति परंपराओं को शामिल किया जाएगा। प्रायोगिक शिक्षा जैसे कि शिक्षा शास्त्र के पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इतनी सारी बातें बोली है राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में। पुस्तकों को पढ़ने का चलन बढ़ाया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किया जाएगा। ठीक है, बच्चों का जो रिपोर्ट होगा वो होलिस्टिक होगा, जिसमें 3 विधि से मूल्यांकन होगा, जिसमें एक मूल्यांकन स्वयं बच्चे द्वारा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा, और तीसरा मूल्यांकन कौन करेगा? शिक्षक। बात आ गई है समझ में? ये सारी बातें की गई हैं किसके बारे में? स्कूली शिक्षा। अब देखो, उच्च शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया है
कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से मिले क्रेडिट, जो भी क्रेडिट मिलता है उसको एक डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, उसका लेखा जोखा रखने के लिए। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट्स को जोड़ा जाएगा और उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति और क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च संस्था के तौर पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है मेडिकल लॉ और आर्किटेक्चर को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए HECI का गठन किया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सरकारी और निजी सभी शिक्षण संस्थानों पर एक ही तरह के नियम लागू होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट संस्था हो। क्लियर। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री का एग्जिट ऑप्शन इस अवधि के भीतर उचित प्रमाणीकरण के साथ 3 या 4 साल की भी। देखो क्या होगा, कोई बच्चा अगर अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ना चाहता है तो अगर 1 साल बाद वो अपनी पढ़ाई को छोड़ रहा है तो उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल के बाद उसको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा। 3 साल में उसको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन की, और 4 साल के बाद उसे रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 साल का कोर्स होगा आपका पूरा इंटीग्रेटेड, जिसमें आपको बताया गया है कि कितने साल में आपको क्या मिलना है। ठीक है, क्लियर। अब जो बाकी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, वो भी देख लेते हैं कि कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। ठीक है, बच्चे की मदर टंग और उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद की कक्षाओं में भी इसे प्राथमिकता में रखा जाएगा। स्कूली और उच्च शिक्षा में संस्कृत का विकल्प मिलेगा। सेकेंडरी लेवल पर आपको ये सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, ये सारी विदेशी लैंग्वेज को चुनने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। क्लियर। अगर सभी को समझ आ रहा है भाई, क्लियर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ तो फीडबैक दीजिए करिए आप लोग, है ना। ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं। कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करिए, कितनी देर लगती है कमेंट करने में। कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो फीडबैक दिया करिए, ताकि हम भी एनालिसिस कर सकें कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी राज्य या जिलों को डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कला, करियर और खेल से संबंधित गतिविधियाँ होंगी। ठीक है, राज्य और जिला स्तर पर क्या होगा, डे टाइम बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों का लेखा जोखा रखने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनेगा, और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो आपकी प्राइवेट संस्थाएं हैं उसको भी निःशुल्क और छात्रवृत्ति के लिए कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर देखो आगे क्या बोला है। अब बस इसके 2 पॉइंट बचे हैं। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में प्रवेश दर 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शीर्ष विदेशी विद्यालय को अपने कैंपस भारत में खोलने की अनुमति की बात किसने की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो देखो इतनी सारी बातें इसमें की गई हैं, लेकिन आपको इतना सारा ब्यौरा लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसमें कितना ही लिखेंगे। 2 पेज आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आप 5 से 6 पॉइंट लिखिए, इनफ हो जाएगा। ठीक है, बीच में हेडिंग डालना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रॉपर हेडिंग डाल के पॉइंट टू पॉइंट वर्क करिए, उसी पे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप 2 पेज भी लिखाते हैं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा उसमें। ठीक है, पहली बात तो आपको नंबर उतने मिलेंगे जितने मिलने हैं, 2 मार्क्स। दूसरी चीज़ आपका टाइम वेस्ट होगा। पढ़िए सभी कुछ, लेकिन लिख के आइए प्रॉपर की पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना पूछा गया है उतना लिखिए बस। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 26। डरिए मत, ठीक है। हाँ, काफ़ी लेंथी क्लास हो गई है आज की, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तब तक के लिए सभी बच्चों को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।
हाँ, बाकी के जो बच्चे हैं जो नए कनेक्ट हो रहे हैं वो स्पेशली ध्यान रखिए इन चीज़ों का। जो कोर्सेज़ जो सिलेबस मैंने आपके कवर करा दिए हैं जिन जिन सब्जेक्ट के, उनका आप प्लेलिस्ट में जाइए, वॉच करिए और उनको शुरू से देखना जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है भाई, ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।